मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसी खूबसूरती ने मुझे कुचल कर रख दिया था। आज मेरी शादी का दिन था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। मैं अपनी शादी से बेहद नाखुश थी, क्योंकि मेरी शादी एक अपंग और बदसूरत इंसान से करवाई जा रही थी। उसके पास दुनिया भर की दौलत थी, ये बात मुझे पता थी। लेकिन एक औरत का सपना होता है कि उसका पति देखने में भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरे नसीब में जो लिखा था वह भगवान की तरफ से मेरे लिए एक सजा थी। मैंने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया था, और इस वजह से वे मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। आज जो लोग मेरे साथ यह सब कर रहे थे, उसे सोचकर मेरी आंखें भर आई थीं। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे, और मुझे मंडप में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने एक झलक अपने होने वाले पति की तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया था। दुख से मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं कि कैसे इस बदसूरत आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती थी। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस बदसूरत और अपंग आदमी की पत्नी बनने से बच जाऊं। लेकिन चमत्कार तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में चमत्कार नहीं होते। मेरी किस्मत में भी यह बदसूरत आदमी लिखा था, और मैं इसे नकार नहीं सकती थी। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरकर और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मुझे खुद के नाम कर लिया था, और मैं लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं अपने चाचा के घर पर ही रहती थी, तो मेरी विदाई भी उनके घर से ही हो रही थी, क्योंकि मेरे अपने घर में तो कोई नहीं था भला। वहां से विदाई कैसे होती? थोड़ी देर बाद ही मेरे जीवन के सारे अधिकार एक ऐसे इंसान के नाम कर दिए गए थे जिसकी शक्ल देखते ही मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ गया था। कुछ रस्मों के बाद मुझे उस अपंग के साथ विदा कर दिया गया था। मेरा दिल बहुत उदास था। अगर मेरे साथ मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करती जिसकी शक्ल और सूरत देखने लायक भी नहीं थी। मैं खूबसूरती की दीवानी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कभी यह भी नहीं सोचा था कि इतना बदसूरत और डरावना इंसान मेरी जिंदगी में आ जाएगा। मैं तो आम लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। खैर, वहां के नौकरों ने मेरा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया। वह घर नहीं, बल्कि एक महल था, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बराबर में ही मेरा पति व्हील चेयर पर बैठा था, जबकि उसके घर का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। मुझे मालूम था कि वह व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। उसके माँ बाप का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन वे लोग खानदानी रईस थे, इसलिए उसके पास बहुत दौलत थी। मेरी सारी रस्में वहां के नौकरों ने ही निभाई थीं। वह अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखता था। इसका अंदाजा मुझे उसके बोलने के अंदाज से ही हो गया था। सभी रस्में पूरी करने के बाद दो नौकरानियां मुझे उसके कमरे में बिठा चुकी थीं। उस कमरे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए मैं यह भूल गई थी कि मेरा पति बहुत ही कुरूप और अपंग है। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था। घर से विदा होते वक्त मैं बहुत उदास थी, लेकिन मैंने अपने दिल को बहलाया, और अब मुझे अपनी किस्मत पर थोड़ी खुशी हुई थी। भले ही पति अपंग था, शक्ल सूरत में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पास धन दौलत खूब थी। मेरे दिमाग में अचानक यह ख्याल आया कि क्या मैं अपने पति का इलाज करवाकर उन्हें ठीक नहीं कर सकती, और मैंने एक इस सहारे को उम्मीद बांध ली थी कि मैं उनका इलाज करवाऊंगी और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करूंगी। और शक्ल सूरत तो भगवान की देन है। जो व्यक्ति भगवान की बनाई हुई चीजों में कमी निकलता है, वह हमेशा दुखी ही रहता है। इसीलिए मैंने खुद को एक नए इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया था। थोड़ी देर बाद वह अपनी ऑटोमेटिक व्हील चेयर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक ही था, जो उसके आते ही खुल गया था। मैं रिवायती नो की तरह बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह जैसे ही कमरे में आया तो मुझ पर एक नेचुरल शर्म हावी हो गई थी। वह अपनी व्हील चेयर के साथ बिस्तर के बिल्कुल करीब आ गया था। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। यह बात सच थी कि वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन वह एक मर्द थे। और फिर आज हमारी सुहाग रात भी थी, तो जाहिर सी बात है, उन्हें देखकर मुझे शर्म आना था। उन्होंने गला साफ करके मुझे हेलो किया।
और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, नेहा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करोगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन जब तुम मुझ जैसे बदसूरत और अपंग आदमी को स्वीकार कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। बस तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा वफादार रहोगी, और मैं भी तुमसे वफा निभाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। और यही तो वह भयानक सच था कि मैं इस शादी से इनकार नहीं कर पाई थी। खुद बखुदा बातों ने मेरी आंखों में बेशुमार आंसू ला दिए थे। मेरी इतनी खूबसूरत रात में मेरा पति मेरे उस सच की बात कर रहा था जिसका जिक्र भी मेरी रूह को झकझोर देने के लिए काफी था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने वह रात आ गई जब मैं अपने माँ बाप से लड़ झगड़कर घर से निकल गई थी। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। बहुत हो चुका, मैं आपकी बात सुन सुनकर थक गई हूँ। लड़कियां भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हैं, लेकिन आपने तो मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाकर मुझे परेशान ही कर दिया है। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है जिसे वह अपनी मर्जी से जीना चाहता है। अब लोग क्यों मुझे परेशान करते हैं? मेरे सारे दोस्त क्लब जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं। मेरे पापा बोले, नेहा बिटिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे काफी बड़े हैं और समझदार भी। और दूसरी बात, वह लोग उस माहौल का हिस्सा हैं कि क्लब जाकर डांस करना, ड्रिंक करना उनकी हैबिट का हिस्सा होता है। लेकिन तुम उस माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, इतनी मैच्योर नहीं हो कि खुद को वहां के माहौल में संभाल सको। वहां जाकर तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें वहां का माहौल पसंद आएगा। मैं बाहर के लोगों के बीच उठता बैठता हूँ। क्लब जाने वाले बच्चों को लोग पसंद नहीं करते। मेरी जान समझने की कोशिश करो। लेकिन मैंने अपने पापा की कोई बात नहीं सुनी और ना ही अपनी माँ की। मैं बस अपनी मनमानी करती थी और इसीलिए दोनों लोगों को सुनाकर मैं घर से बाहर निकल गई थी। बाहर मेरे दोस्त मुझे लेने आए थे। उन्हें देखकर मैं अपने माँ बाप के साथ हुई लड़ाई को भूल गई थी और फिर से अच्छे मूड में आ गई। हम लोग सीधे क्लब गए थे। वहां पहुंचते ही सभी दोस्त अलग अलग हो गए थे। मैं वाकई बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे सभी दोस्त रोज ऐसी क्लब की पार्टियां अटेंड करते थे और फिर मुझसे उम्र में भी बड़े थे, इसलिए उनकी अपनी महफिल थी। वे लोग मुझे यहाँ ले तो आए थे, लेकिन अब जब वे सब दूर जा रहे थे तो मैं सहम गई थी। जगह जगह लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तो कहीं डांस कर रहे थे, तो कोई आपस में बैठा ड्रिंक कर रहा था। मुझे ये सब काफी गैर संस्कारी लग रहा था। एक पल को मेरा मन हुआ कि मैं घर लौट जाऊं। अब मुझे अपने माँ पापा की याद आने लगी थी। यहाँ का माहौल बहुत खराब था। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि अचानक मेरे पास एक लड़का आकर बैठ गया। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। कोई भी अगर ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखता तो उसकी आंखों के जादू में खो जाता। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप डांस करना पसंद करेंगी, क्यूट गर्ल? मैंने नजरें उठाकर सामने मौजूद उस इंसान को देखा और तुरंत ही हामी भर दी। वो बेहद शालीन तरीके से कपड़े पहने हुए था। उसे देखकर किसी राजकुमार का गुमान होता था। मैं उसके साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर चली आई। तुरंत ही म्यूजिक शुरू हो गया और सभी लड़के लड़कियां आपस में डांस करने लगे। उसके हाथ बेबाकी से मेरी कमर पर चल रहे थे। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं अब उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक ही मुझे अपने साथ लगा लिया। मेरी आंखों के सामने अचानक ही अंधेरा छाने लगा। मुझे क्या हो रहा था मैं खुद समझ नहीं पा रही थी और अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर कुछ चुभन महसूस हुई और उसी पल मैं उसकी बाहों में झूल गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान कमरे में थी और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे साथ क्या हो गया था? मैं तुरंत ही बड़बड़ा हुए उठ बैठी। कल रात का दृश्य किसी फिल्म की तरह चलने लगा, लेकिन रात भर मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया हो। मुझे अपने शरीर के एक एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं होश में आई और जल्दी से अपने कपड़े देखने लगी जो कि जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने तुरंत ही उन्हें पहन लिया
और कमरे से बाहर निकल आई। ना जाने वह कौन इंसान था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं सारे रास्ते रोती रही और घर पहुंची। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। सारे रास्ते मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मुझे अपने माँ बाप की नसीहत याद आ रही थी। काश मैं उनकी बात मान लेती तो आज यह सब ना होता। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। जब मैं घर पहुंची तो मेरा दिल बंद होने के करीब आ गया, क्योंकि हमारे दरवाजे पर बहुत भीड़ थी। लोग खड़े हुए थे। मेरे चाचा भी वहीं मौजूद थे। मैं रिक्शे से उतरी और चाचा के पास पहुंची। उन्होंने मुझे देखते ही एक जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसकी ताकत से मैं उसी पल जमीन पर गिर गई। वह मुझे देखते हुए गुस्से से बोले, अब यहाँ क्या करने आई हो तुम? मेरे भाई भाभी को तो तुमने मार ही दिया, अब क्या लेने आई हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह ये क्या कह रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा था। अचानक ही वो रोने लगी और मैं समझ गई कि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। मैं दौड़कर घर के अंदर गई तो सामने ही 2 शव रखे हुए थे और मेरा दिल बंद होने लगा। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। मैंने हिम्मत करके शव के पास कदम बढ़ाए और उन्हें देखते ही मैं जमीन पर गिर गई। मेरे माँ बाप का निधन हो चुका था। रात में सिलेंडर फटने के कारण घर में आग लग गई थी और वह दोनों उसमें जल गए थे। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन बाले कब वापस आते हैं? दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जज्बात और मेरी खुश भी उनके साथ ही जलकर राख हो गई है। मैं बहुत ज्यादा अब खामोश रहने लगी थी। मेरे साथ मेरी मानसी ठहरी हुई थी, लेकिन आखिर वह कब तक मेरे साथ ठहर सकती थी? उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के घर सुकून महसूस होता था। और वैसे भी हमारा और चाचा का पोर्शन अलग अलग भले था, लेकिन मकान एक ही था, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। मेरी मानसी ने बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। मैं अब पूरे घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। रातों को ऐसा महसूस होता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुझे कोई देख रहा हो, कोई मेरे कमरे में बैठा हो। लेकिन जब मैं आंखें खोलती तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मेरी रातें बहुत मुश्किल से गुजरने लगी थी। कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत भी खराब मालूम होने लगी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था मैं नहीं जानती थी, लेकिन यह बदलाव मुझे अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरी देखभाल करता, और एक दिन अचानक चाचा मुझसे मिलने मेरे पोर्शन में आए। वे आते रहते थे, लेकिन आज उनका आना मुझे परेशान कर गया था। तबीयत खराब होने के कारण मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती थी। वह अब भी मुझसे मेरा हालचाल पूछ ही रहे थे कि मुझे अचानक से उल्टी आई और मैं बाथरूम की ओर भागी। चाचा बेचैन हो गए और मेरे पीछे पीछे आए। मैं उल्टी करके जैसे ही बाहर आई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं चाचा की बाहों में झूल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरे सिरहाने मेरी चाची परेशान खड़ी थी। मेरी चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी। माँ और पापा की जिंदगी में भी वह हमेशा मुझे अपने सीने से लगाकर रखती थी। वजह यह थी कि उनके कोई अपनी औलाद नहीं थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ ही मानती थी। मेरे उठते ही उन्होंने मुझे आराम से बैठने की नसीहत दी। मैंने उनसे पूछा, चाची सब खैर तो है ना? मुझे क्या हुआ है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? चाची ने मुझे आंसू भरी निगाहों से देखा और कहा, जो लड़कियां अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती, नेहा उनके साथ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी और अपनी हालत के अनुसार मुझे मालूम तो हो ही चुका था कि मुझसे क्या गलती हो चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर हमने यह गर्भ गिराया तो मेरी जान भी जा सकती है। यह सच्चाई जानकर मैं 1000 मौत मर गई थी। मैं पहले ही अपने माँ बाप के जाने से दुखी थी और ऊपर से मुझे यह गिल्ट भी था कि वे मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से गए हैं। अब खबर मुझे बिल्कुल मरने जैसा कर चुकी थी। चाची अभी यह बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरे चाचा गुस्से से मेरे पास आए और मेरे चेहरे पर थप्पड़ की बारिश कर दी। चाची इन्होंने बहुत मुश्किल से रोका। वे गुस्से से बोले, बदचलन लड़की, तेरी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। तू उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन तूने कभी उनकी बात नहीं मानी।
हमेशा अपनी मनमानी की। तेरी वजह से वह हर वक्त चिंता में घुलती रहते थे और आखिरकार दुनिया से ही चले गए। और तूने अब हमारे साथ भी क्या किया? तुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरे चाचा हमेशा मुझसे प्यार करते थे, लेकिन आज उनका लहजा बहुत खराब था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। बैठे बिठाए मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो वहां मजे करने के लिए गई थी, लेकिन जो सजा मुझे मिली थी वह मुझे 1000 मौत मार रही थी। हम लोग घर आ गए थे। चाचा मुझे अपने ही पोर्शन में ले आए थे। लाख उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, लाख उन्होंने मारा पीटा, लेकिन मैं उनका ही खून थी और वह मुझसे प्यार भी बहुत करते थे। इस तरह वे मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वे किसी तरह मेरा बच्चा गिराना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अगर अबॉर्शन करवाया गया तो मेरी जान भी जा सकती है। और यहाँ आकर मेरे चाचा बिल्कुल चुप हो गए थे। एक तो उनकी कोई औलाद नहीं थी और दूसरा भी मुझे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। चाची मेरा बहुत ध्यान रखने लगी थी। और फिर एक दिन अचानक हमारे घर 2 औरतें आईं। वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थीं। चाचा और चाची खुश तो हुए, लेकिन मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने उन लोगों को सच्चाई बता दी और अपनी तरफ से रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन फिर जो बात उन लोगों ने कही वह मेरे चाचा और चाची दोनों को ही ठीक लगी थी। असल में लड़का अपाहिज था। उसके पास बहुत दौलत थी और वह मुझे अपनाने के लिए भी तैयार था। उसका कहना था कि वह किसी मजबूर लड़की से ही शादी करना चाहता है, ताकि वह अपनी मजबूरी की वजह से कभी मुझे धोखा ना दे। मेरी बहुत सारी जायदाद देखकर उसकी नीयत ना फिसले, लेकिन मैं बहुत रोई कि मैं किसी अपाही से शादी नहीं कर सकती। और जब मैंने उस इंसान की शक्ल देखी तो मेरा दिल और भी बुरी तरह टूट गया था। मैंने चाचा के सामने रो रो कर अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तू मेरा मरा मुंह देखना नहीं चाहती तो चुपचाप सिर झुका दे, नहीं तो तेरा और हमारा सारा जीवन के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। और फिर तब कहीं जाकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। मैं अभी इन्हीं सब चीजों में गुम थी कि अचानक मेरे पति अनिल ने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराया और एक छुटकी बजाई, जिससे कि मैं होश में लौट आई थी। वह मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप कहाँ खो गई नेहा? मैं कब से आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैं बेखुदी में बोली नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मुझे अपनाया, वरना कोई भी आदमी ऐसी औरत को नहीं अपनाता जो पहले से ही अपनी इज्जत खो चुकी हो। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी कि आप मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ अनिल जी कि मैं हमेशा आपकी वफादार रहूंगी। मैं उठकर नीचे जमीन पर आई और उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बैठा दिया। उन्होंने मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, जाओ अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ। मैं तो समझी थी शायद वो आदमी अपना हक मांगने की बात करेगा, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मेरा दिल न जाने क्यों उसकी तरफ से धड़क उठा। मैं चुपचाप बाथरूम में बंद हो गई। मेरी आंखों से कई आंसू निकल पड़े। बेशक इस इंसान के पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन जो कमी उसमें थी वह मेरा दिल बुरी तरह उदास कर गई थी। मैं बाथरूम के दरवाजे से लगकर बैठती चली गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाऊंगी कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। मैं रोती रही, लेकिन अब तो यही मेरी किस्मत थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को शांत किया और अपने कपड़े बदलकर बाहर आई तो कमरे का माहौल काफी ठंडा था। ऐसी चल रहा था और लाइटें भी बंद थीं। वह इंसान नींद में था। एक पल मैं हैरान हुई कि कमरे की लाइट्स किसने ऑफ की। यह इंसान तो चल फिर भी नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने अपना सिर झटक दिया और सोचा, जब कमरे का गेट ऑटोमेटिक हो सकता है तो फिर लाइट्स भी ऑटोमेटिक हो सकती हैं, और उसके बगल में आकर लेट गई। लेकिन इस कमरे के अंदर कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अब तक अनजान थी। रात के अंतिम पहर अचानक मुझे अपने पेट पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ये वही स्पर्श था जो मुझे उस व्यक्ति की याद दिला रहा था जिसके साथ मैंने डांस किया था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो इस समय कमरे में कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। मेरे पति अनिल बगल में करवट लिए सो रहे थे। मैं उठकर बैठ गई।
मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मैंने भगवान से उसी वक्त रोते हुए प्रार्थना की कि वह व्यक्ति कभी खुश न रहे, उसे कभी कोई खुशी ना मिले। उसने जिस तकलीफ में मुझे डाला था, भगवान उसकी बहन और बेटी को भी वही तकलीफ दे। मेरे दिल से आह निकली थी। कहते हैं कि एक लाचार मजबूर अनाथ की आह तो आसमान तक को हिला देती है, तो भला मेरी आह उस व्यक्ति को क्यों न लगती। अगली सुबह मेरी आंख किसी की गर्म सांसों की तपिश से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो अनिल मेरे बहुत करीब थे। बेहद काली रंगत, ऊपर से उनकी स्किन काफी खुरदड़ी और छोटे छोटे गदूद से भरी हुई थी। वह देखने में बहुत बदसूरत थे, लेकिन उनका व्यवहार उनकी सारी बदसूरती पर भारी पड़ रहा था। कल रात जिस तरह वो मुझसे बात कर रहे थे, मेरा दिल उनकी तरफ होने लगा था। अचानक ही मेरे दिमाग में मेरी माँ की एक बात याद आ गई कि खूबसूरती 4 दिन की मेहमान होती है। असली खूबसूरती तो इंसान के अच्छे संस्कारों में होती है। अगर इंसान का व्यवहार अच्छा ना हो तो सब बेकार है। मैंने अचानक ही अनिल के गाल पर हाथ रखा और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उन आंखों को देखते ही मेरा दिल धड़क कर रह गया था। न जाने क्यों मुझे यह आंखें कुछ जानी पहचानी लगीं, लेकिन मैं तुरंत उठकर बैठ गई। अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से मैं काफी शर्मिंदा थी। अनिल मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, आप अपनी मिल्कियत को देख रही हैं। मैडम जी, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप हमें शांति से बैठकर निहार सकती हैं। यह कहकर वह मेरे करीब आए, मेरे पेट पर हाथ रख दिया। कहने लगे, वैसे हमारा बच्चा कैसा है? मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैंने तुरंत अनिल की ओर देखा। न जाने उसके लहजे में ऐसा क्या था कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं तो तुरंत बिस्तर से उठकर बाथरूम में बंद हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर पलने वाली जान किसी और की नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति की है। लेकिन फिर मैंने अपना सिर झटक दिया। भला अनिल मेरे बच्चे के पिता कैसे हो सकते थे? वे तो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते थे। और उस लड़के की तो खूबसूरती आज भी मेरी आंखों में बसी हुई थी। मैं शोभ लेकर बाहर आई, तब तक अनिल दूसरे कमरे के बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जा चुके थे। मैं अपने बाल सुखाने के लिए आईने के सामने आकर खड़ी हुई। कभी नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तुरंत सिर पर साड़ी का पल्लू जमाया। वो नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, अनिल साहब आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। आप आइए ताकि वो भी नाश्ता शुरू कर सके। मैंने तुरंत सिर हिलाया। उनके साथ ही नीचे की ओर बढ़ी। मैं हैरान थी कि वो अनिल इतनी जल्दी नाश्ता करने के लिए मेज पर कैसे पहुंच गए। वो एक अपाहिज थे, लेकिन उनकी फुर्ती देखकर मैं उनकी तारीफ किए बिना न रह पाई। उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि मेरे दिमाग में अचानक ने ख्याल आया। ऐसा लग रहा था जैसे दही में कोयला गिर गया हो। वह व्यक्ति काफी काला था। मैंने कभी काले और गोरे में फर्क नहीं किया था, लेकिन आज मुझे उसके कपड़े देखकर चेहरे पर एक जख्मी सी हंसी आ गई थी। मैं चुपचाप उसके बराबर में बैठ गए और वो मुझे अपने हाथों से खाना परोसने लगा। पहले तो मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन जितने अपनेपन से वह मेरे लिए खाना परोस रहा था, मैं चुप हो गई। फिर नौकर ने उसकी प्लेट में खाना डाला और हम दोनों ने एक साथ ही खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद उसने मेरे सामने कुछ दवाई खाई और मुझे भी अपना ख्याल रखने की हिदायत दी। वह अपने एक नौकर के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो गया, जबकि मैं उस महलनुमा घर में घूमने लगी। वह घर देखने में बेहद खूबसूरत था। एक एक चीज अपनी कीमत खुद बता रही थी। सारे नौकर मेरी मौजूदगी में काफी डरे हुए थे। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी मेरा रोब कैसे इन सब पर आ गया, लेकिन मैंने चुप्पी शादी हुई थी। बेहतर था कि यह लोग मुझे स्वीकार कर लेते, क्योंकि अब सारी जिंदगी मुझे यहीं रहना था। मैं घर के एक एक कमरे को देख रही थी। अभी मैं एक कोने पर बने हुए कमरे की तरफ जाती, उससे पहले ही एक नौकरानी मेरे पास आई। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने मुझे रोकते हुए कहा, मैडम जी, इस दरवाजे को मत खोली। साहब ने इसे बंद करवाया है और शक्ति से सभी को हुक्म दिया है कि कोई भी इसके अंदर नहीं जाएगा। मैं हैरान रह गई। मैंने उस नौकरानी की ओर देखते हुए कहा, क्यों, क्या बात है? आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? उसने सिर झुकाते हुए कहा, हम नहीं जानते, लेकिन साहब ने मना किया है, इसीलिए आपको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये कहते ही उसने मेरे सामने आकर उस कमरे को ताला लगा दिया।
मेरा गुस्सा बढ़ गया। अचानक ही जिज्ञासा मेरे दिल में बढ़ने लगी। मैं उस नौकरानी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। न जाने उस कमरे में ऐसा किया था। मैंने सोच लिया था कि रात को जब अनिल घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। और रात को जब वह घर लौटे तो मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया कि उस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जो नौकरानी मुझे वहां जाने से रोक रही थी। मेरे यह कहते ही उनके चेहरे पर एक घबराहट आ गई थी। छोटी छोटी पानी की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगी थीं। वह बात को घुमाते हुए बोले, नेहा, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस हम आपको एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप अपने इसी कमरे तक सीमित रहे, और हाँ, दिल ना लगे तो गार्डन चली जाए, किचन में चली जाए, लॉन्स में घूमे, बाकी कमरों को देख लें, हमारे घर की छत पर चली जाए, लेकिन आप इस कमरे के करीब भी नहीं जाएंगी। ये मेरा हुक्म है। उनके लहजे में ना जाने किया था कि मैंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया था। हम दोनों के बीच एक चुप्पी आ गई थी। मैं जो थोड़ी देर में ही उनके साथ खुलकर बातें करने लगी थी, अब बिल्कुल चुप हो गई। रात को जिस तरह वह मुझे मान दे रहे थे और आज उन्होंने किस तरह मुझे पराया कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं करवट लेकर रोने लगी। अचानक ही अनिल ने मुझे अपनी तरफ खींचा। उनके स्पर्श में बहुत सुकून था। वो बहुत प्यार से मेरे चेहरे को सहला रहे थे। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया। वो मेरे कान के पास धीरे से फुसफुस आया कि मेरी आंखों की ठंडक इस तरह उदास क्यों हो। आप मेरी हैं और मैं आपका, बस कुछ बातें हमारे बीच में रहना ही बेहतर है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। यह कहकर उन्होंने मेरे गर्दन पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और मेरे गाल को थपथपाकर खाना लाने को कहा। मैं तुरंत ही उनके पास उठ गई, क्योंकि मुझे उनकी संगत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैं खाना लेकर कमरे में आई तो वह मुस्कुराते हुए मेरे खूबसूरत लाल चेहरे को देख रहे थे। उनकी थोड़ी सी संगत से ही मैं लाल हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी ने चुपचाप खाना खाया। आज उनकी बेबाक निगाहें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैं समझ चुकी थी कि आज अपना हक मुझसे लेकर ही रहेंगे, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल रो रहा था और अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश जाग रही थी। काश मेरे करीब उनके आने से पहले कोई और न आया होता। मैं तो उस व्यक्ति को जानती नहीं थी जिसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली थी। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरी तबीयत काफी खराब रहती थी, लेकिन मैं किसी पर यह बात जाहिर नहीं करती थी। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे अपने करीब ही बिठा लिया और मुझसे सारे दिन के बारे में पूछने लगे। उनका अंदाज बहुत प्यारा था। कुछ देर बाद उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे वह मुझ में खोने लगे। उनकी संगत मुझे पिघला रही थी। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। मैं अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं थी, मगर मैंने अनिल को करीब आने से नहीं रोका। अगर वह मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद मुझे स्वीकार कर सकते थे, तो मैं भी उनका हक उन्हें दे सकती थी। जैसा भी था, वह मेरा पति था और उनका मुझ पर हक था। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। चांद की रोशनी खिड़की के जरिए हमारे कमरे में आ रही थी और हमारे मिलन को देखकर चांद भी शर्मा कर छिप गया था। अगली सुबह मेरे लिए बहुत रोशन थी, क्योंकि मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि अब अनिल ही मेरा नसीब है, और इसीलिए मैंने अनिल को दिल से स्वीकार कर लिया था। मेरे चेहरे पर एक सुकून था और वह भी काफी खुश नजर आ रहे थे। जब हम दोनों जागे तो अनिल ने मुझे खुद से और भी करीब कर लिया। कहने लगे, नेहा, मैं आज बहुत खुश हूं कि तुमने मुझ जैसे बदसूरत और अपाहिज आदमी को स्वीकार कर लिया, और मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं कि हमेशा मेरी वफादार बनकर रहना। अभी अनिल मुझसे यह बातें ही कर रहे थे कि मेरी तबीयत में अजीब सा फील होने लगा। मुझे एकदम से उल्टी हुई और मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई। वह अपने नौकरों के साथ मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरी तबीयत काफी खराब बताई और मुझे आराम करने की भी सलाह दी। समय बीत रहा था और अनिल मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और अब मैं अनिल को दिल से स्वीकार कर चुकी थी। बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि मैं अनिल से प्यार करने लगी थी। उनके बदसूरत चेहरे से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अनिल दिल की एक बहुत ही अच्छे इंसान थे।
वो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर भला मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत क्यों ना पनपती। समय तेजी से बीत रहा था और मेरी डिलीवरी के दिन काफी नजदीक थे। हम दोनों पति पत्नी के बीच इतनी मोहब्बत थी कि बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। मेरा 8वां महीना चल रहा था। इन दिनों मैं अनिल की मोहब्बत पाकर आसमान में उड़ रही थी। उस दिन मैं गार्डन में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, सभी नौकर या तो किचन में थे या फिर गार्डन में मौजूद थे। मैंने सोचा क्यों ना उससे कमरे का जायजा लिया जाए जिसमें मुझे जाने से रोका गया था। मुझे याद था कि कल ही अनिल उस कमरे में गए थे और ताला लगाना भूल गए थे। क्योंकि चाबी कमरे के अंदर ही रह गई थी, इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया था कि ताला नहीं लगाना, कल मैं खुद ही लगा लूंगा। मैं फौरन ही नजर बचाकर घर के अंदर आई थी। नौकरों की ओर एक नजर डालकर मैं तुरंत कमरे के पास पहुंची। धड़कते दिल के साथ मैंने कमरा खोला, अंदर दाखिल हुई। मैं उस बेडरूम को देखकर हैरान रह गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं चलते हुए उस कमरे में आई तो सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसमें मौजूद इंसान को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति बेहद खूबसूरत था। जेब में हाथ डाले वह मुस्कुराकर कैमरे की ओर देख रहा था। उसके गाल पर पड़ता हुआ डिंपल मुझे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी उस कमरे की तलाशी लेने लगी। कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर मेकअप का सामान रखा हुआ था। इस घर में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं थी। फिर टेबल पर मेकअप का सामान क्यों था? लेकिन जब मैंने उस सामान को देखा तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। वह कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि कुछ और ही सामान था। मैं उस तस्वीर के बेहद करीब आ गई। अचानक ही मेरी नजरें उन आंखों पर गई थी और यह आंखें मैं मर कर भी नहीं भूल सकती थी। ये वही इंसान था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया था, जिसने मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत खराब की थी। और उसी पल मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। दिल और दिमाग में आंधी सी चलने लगी थी। कितनी ही देर तक मैं वहीं बेड पर बैठकर खुद पर काबू करती रही। मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। ना जाने कितनी देर तक मैं बेआवाज रोती रही। आखिर अनिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? वो इतना अच्छा इंसान था, फिर भला वह किसी लड़की की इज्जत को कैसे रौंद सकता था? कमरे का यही राज था कि अनिल इसी कमरे में अपना मेकअप करते थे और खुद को बदसूरत बनाते थे। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर लॉबी में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही अनिल घर आ गए। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और मेरे पेट पर हाथ रखने लगे। इससे पहले ही मैंने उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, यह जो आपने खुद को छुपाया हुआ है, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे सब पता चल गया है कि आप कौन हैं। मेरी यह बात सुनकर वह हैरान होकर मुझे देखने लगे, जबकि मैंने तुरंत उस कमरे की ओर इशारा किया। मैं वहां जाकर आपकी असलियत जान चुकी हूँ। क्या मिला आपको मेरे साथ? ये सब कुछ करके मेरे कहने का अंदाज काफी भीगा हुआ था, क्योंकि मेरा पति ही मेरा अपराधी था। उस रात मेरे करीब आने वाला कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति था। और फिर अनिल ने सच्चाई से खुद ही पर्दा हटा दिया कि वह इंसान मैं ही था। हाँ, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी खराब की थी। मैं बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी था। खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी थी और उस रात भी जब मैंने तुम्हें देखा तो अपने होश खो बैठा था। तुम्हारे साथ वह सब कुछ करने के बाद मैं उस कमरे से चला गया था, लेकिन मुझे चैन नहीं था। तुमसे पहले भी मैंने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। और शायद वजह यह थी कि तुमसे पहले वह लड़कियां भी मेरे साथ रिश्ता बनाने में अपनी मर्जी रखती थी। मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने तुम्हारे बिना मर्जी से तुमसे रिश्ता बनाया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे माफी मांगना चाहता था, बल्कि तुम्हें इज्जत से अपनी पत्नी भी बनाना चाहता था। इसलिए तुम्हारा पता निकलवा कर मैं तुम्हारे घर भी गया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ बाप का निधन हो गया है। तुम्हारा प्रेग्नेंट होना मुझे घुटनों पर ला चुका था और मैंने ही फिर सारी योजना बनाकर यह सब नाटक किया ताकि मैं अपने बच्चे को अपना नाम दे सकूं, तुम्हें इज्जत और सम्मान दे सकूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मैं
वादा करता हूँ कि तुम्हें दुनिया जहान की हर खुशी से मालामाल कर दूंगा। मेरा दिल बहुत दुखा था। मैं कमरे में बंद हो गई। कई दिनों तक मैंने उससे बात नहीं की थी। और फिर एक फैसला करके मैं अपने चाचा चाची के घर वापस आ गई। मेरे इस फैसले से अनिल बहुत बेचैन हो गए थे। फोन कर करके मुझसे माफी मांगते थे। मुझे वापस घर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसे धोखेबाज और नीच कैरेक्टर के इंसान के साथ मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी, जिसे एक लड़की की इज्जत से खेलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। जैसे तैसे करके मैंने अनिल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस सच्चाई ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। काश ये सच्चाई कभी न खुलती। मैं अनिल को इसी बदसूरत और अपाहिज के रूप में स्वीकार कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार देती। लेकिन यह कैसी सच्चाई थी जो मुझे ना जीने देती थी, न मरने देती थी। मेरे बच्चे का बाप अनिल ही था। बच्चे की परवरिश जब माँ और बाप दोनों मिलकर करते हैं, तभी बच्चा एक भरपूर इंसान और कामयाब इंसान बनता है। लेकिन शायद मेरे बच्चे को मेरे बाप का प्यार ना मिल पाता, क्योंकि मैं अनिल के पास दोबारा न जाने की कसम खा ली थी। डिप्रेशन में रह रहकर मेरी तबीयत टाइम से पहले ही खराब हो चुकी थी। मेरी डिलीवरी में अभी पूरे 22 दिन थे और उससे पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। चाचा चाची ने मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और शायद उन्होंने अनिल को भी फोन कर दिया था। मुझे होश नहीं था क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी, और आज मुझे होश आया तो मैंने जल्दी से अपनी साइड पर नजर डाली थी, लेकिन मेरा बच्चा वहां मौजूद नहीं था। मैं बेचैन होकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमरे में मौजूद नर्स ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। कहने लगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटी रहे। मैंने कहा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स ने अफसोस में सिर हिलाते हुए कहा कि आपने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। यह सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। ये सच था कि जब मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी, तो मुझे उस बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं उस बच्चे को अपने शरीर में पाल रही थी, मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। नर्स कहने लगी, आप इस तरह मत रोए। अरे आप तो बहुत ही किस्मत वाली हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या फिर आपकी जिंदगी को बचाया जा सकता है, और आपके पति ने साफ कह दिया कि मेरी पत्नी को बचाया जाए। हालांकि डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि इस बच्चे के बाद आपकी पत्नी दोबारा मां नहीं बन सकेगी। तब भी आपके पति ने आपको बचाने की बात रखी थी। मैं मुंह खोले नर्स की बात सुन रही थी कि तभी चाचा चाची अंदर कमरे में दाखिल हुए। चाची मेरे करीब बैठी और मेरा हाथ थामती हुए बोली, देखो अनु, अनिल ने जो कुछ भी किया वह गलत किया। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन वह अपनी गलती की भरपाई कर चुका है। उसने अपने बच्चे को भी अपनाया और तुम्हें भी इज्जत से अपनी पत्नी बनाया था। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। और वैसे भी लड़कियां अपनी ससुराल में अपने पति के साथ रहते हुए अच्छी लगती हैं। शादी के बाद मायके में रहने वाली लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तुम राजी खुशी अपने पति के साथ हमारे घर आओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह पति से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हमें माफ कर देना। यह कहकर चाचा चाची वापस चले गए थे और मैं वहीं बेड से टेक लगाकर लेट गई थी। अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में होता तो शायद मैं उसके सहारे अपनी जिंदगी काट लेती। चाचा चाची ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए थे। अनिल मेरे पास आकर बैठा, मुझसे माफी भी मांगी। उसकी आंखों में आंसू भी थे, बेबसी भी थी, एक उम्मीद की किरण भी थी कि शायद मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन मैं किस दिल से उसे माफ करती? लड़की की इज्जत उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है, और अगर एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। भले ही मेरी इज्जत खराब करने वाला मेरा पति बन चुका था, लेकिन मैं उस दर्द को कैसे भूल सकती थी? अनिल के बार बार माफी मांगने पर मैं उसके साथ घर वापस तो आ गई थी, लेकिन अभी तक अनिल को माफ नहीं कर पाई हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नेहा को अनिल को माफ कर देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।